उदयपुर गांव में अशोक नाम का कुम्हार रहा करता था। अशोक मिट्टी के मटके, मूर्तियां, बर्तन बनाकर उन्हें बेचता और अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक रोज अशोक मटके मिट्टी के बर्तन लेकर गांव में बेचने निकलता है, लेकिन अशोक के मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, मटके कुछ भी नहीं बिकते, जिससे अशोक निराश होकर बोलता है। एक तो ये गर्मी का कहर, ऊपर से काम धंधा चल नहीं रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। अजी गर्मी ने तो हद मचा रखी है। इतनी गर्मी पहली बार हुई है अपने गांव में। गर्मी से आप ही नहीं बल्कि पूरा गांव बेहाल है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माया। और इस गर्मी की वजह से लोगों का घर से निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग तो मजबूर हो चुके हैं अपने घर के अंदर रहने के लिए। और हमारे गांव में अभी तक तो ढंग से बिजली भी नहीं पहुंची है। अगर बिजली पहुंची भी होती तो तुम्हें क्या लगता है हम गरीब लोग बिजली का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते? बिल्कुल नहीं। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम गरीबों के लिए बिजली होना ना होना एक बराबर है, लेकिन हमें जीने के लिए कुछ तो करना होगा ना। और आज तो कमाई भी नहीं हुई, अब राशन का बंदोबस्त कहाँ से करूँगा। अशोक और माया ये बातें कह ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से किसी के रोने चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों ही जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ अशोक की पड़ोसन रज्जू अपने बेहोश पति को देखकर रो रही होती है। हाय रे, इस गर्मी ने तो गरीबों की जान ले रखी है। अरे माया बहन देखो जरा, मेरे पति को क्या हो गया है। खेत में काम करते करते गिर पड़े हैं। अरे ये आप क्या कर रही हो? इन्हें जल्दी वैद्य जी के पास ले जाना चाहिए और आप इन्हें यहाँ रखकर रो रही हो। अरे कोई तो मेरी मदद करो, इन्हें अस्पताल तक पहुँचाने में ना जाने क्या हो गया है इन्हें। अब अशोक अपने ठेले पर जल्दी से दया को लादकर अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसे कुछ देर बाद होश आ जाता है। हालांकि डॉक्टर बताते हैं कि गर्मी के कारण दया चक्कर खाकर गिर गया था। अब गांव में ही कुछ ही दिनों में गर्मी का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे गांव के लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि दोपहर होते ही हर कोई अपने घर में दुबक जाता, वरना तो गर्मी ऐसी थी कि इंसान को जलाकर राख कर दे। चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं घर पे नहीं बैठूंगा। 2 दिन से मेरे घर वालों ने कुछ भी सही से नहीं खाया है, न ही मैं काम पर गया हूँ। आपको पता है ना, पूरा गांव अपने अपने घरों में है। अब तुम ही बताओ, तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारा मटका, मूर्ति, बर्तन कौन खरीदेगा? बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि लोग गर्मी से ही बेहाल हैं। और तुम्हें भी तो पता है ना कि अगर ऐसी गर्मी रही ना तो जल्दी हमारे गांव में भूखमरी आ जाएगी। गांव सूखा पड़ चुका है, धीरे धीरे भूख से लोग मारे जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं बाहर जाऊंगा, मैं कमा के लाऊंगा आज। इतना कहकर अशोक अपना ठेला लिए उसमें मटके, मिट्टी की मूर्तियाँ, बर्तन बेचने के लिए निकल पड़ता है। गांव में आवाज लगाकर घूमने लगता है। मटके ले लो, मटके, मिट्टी के बर्तन ले लो, मूर्तियाँ ले लो। अशोक पागलों की तरह पूरे गांव में घूम घूम कर मटके, मूर्ति, बर्तन आवाज लगा लगा कर बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पूरे गांव में एक भी आदमी या औरत कहीं भी नजर नहीं आते। सब अपने अपने घरों में थे। बस अशोक निकला था बर्तन बेचने के लिए। जब अशोक को कोई नहीं दिखता तो वो जंगल के रास्ते से घर आने लगता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। एक तो इस गर्मी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, ऊपर से पूरे गांव में एक आदमी नहीं मिला मुझे। अगर ऐसे ही रहा ना तो गांव पे बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। इतना कहकर अशोक खुद को कोसता हुआ उस पेड़ की ठंडी हवा में सो जाता है। कुछ देर बाद जब अशोक की अचानक से नींद खुलती है तो शाम का समय हो जाता है। शाम ढलने के साथ ही हल्का सा अंधेरा भी शुरू हो जाता है। अरे इतनी रात हो चुकी है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। अब मुझे जैसे तैसे करके घर जाना होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पेड़ के नीचे इतनी ठंडी हवा क्यों आ रही थी। खैर मुझे क्या, मुझे अभी चलना चाहिए। अब अशोक जैसे ही जाने लगता है तभी पेड़ से एक लाल रंग का पत्थर अशोक के पास गिरता है। अरे कमबख्त, किसने पत्थर मारा? पेड़ के नीचे शांति से बैठो तो वो भी लोगों से देखा नहीं जाता है। और ये पत्थर पता नहीं कहाँ से आया, किसने मारा है, कोई दिख तो नहीं रहा। वैसे ये पत्थर है तो बहुत सुंदर, क्यों ना मैं इस पत्थर का इस्तेमाल अपनी मूर्तियों में करूं, ज्यादा अच्छी लगेंगी देखने में। अशोक इतना कहकर अब अपने घर आ जाता है और घर आते ही अशोक की पत्नी माया उसको खूब खरी खोटी सुनाती है। तुम्हें मैंने कल ही कहा था कि काम पर जाने की जरूरत नहीं है, सारा गांव घर में है, तो भला तुम्हारी मूर्ति, बर्तन, मटके कौन खरीदेगा? लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेहनत का चस्का चढ़ा हुआ है। वैसे भी हमें भूखे ही मरना है। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। घर में मुझसे रहा नहीं जाता और बाहर जाकर
कोई काम हो नहीं पा रहा है। अशोक को देर रात तक नींद नहीं आती। अब अशोक मिट्टी के बर्तन मूर्तियाँ बनाने पहुँचता है और मूर्तियाँ बनाता है। अशोक रात भर मूर्तियाँ बनाने में लगा रहता है। अशोक एक मूर्ति बनाते हुए अपने साथ लाए उस लाल पत्थर को घिसकर मूर्ति के माथे पर लगा देता है और वह लाल पत्थर उस मूर्ति में लगते ही एक अजीब सी रोशनी प्रकट करता है। तभी उस मूर्ति में से आवाज आती है, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो और काफी मेहनती भी। मुझे तुम्हारी मेहनत और कारीगरी देखकर तुम पर नाज है। कहो तुम्हें क्या चाहिए? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? इस मूर्ति में से आवाज कैसे आ रही है? इस मिट्टी के मूर्ति को तो अभी अभी मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो ये जिंदा कैसे हो सकती है? ये बोल कैसे पा रही है? हाँ, भले ही मैं मिट्टी की हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर इस अनमोल रत्न को लगाकर मेरे ओहदे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कहीं कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये मूर्ति बोल कैसे सकती है? नहीं, लगता है ना पूरी रात जागा हूँ, इसके कारण ना मुझे ना अजीब अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। नहीं, मूर्ति नहीं बोल सकती, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग कर देखो। अच्छा ऐसा है क्या? तो कल से ना मेरी पत्नी ने कुछ खाया नहीं है, तो तुम थोड़ा भोजन दे सकती हो? अशोक के इतना कहते ही उसके सामने खाने की 2 थालियां लग जाती हैं। ये देखकर अशोक भी काफी हैरान रह जाता है। लेकिन अब अशोक मूर्ति से कहता है, तुम तो सच में कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि एक जादुई मूर्ति हो। खैर ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, क्या तुम गांव वालों के लिए कुछ कर सकती हो? मतलब गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, पूरा गांव परेशान हो चुका है, तो क्या तुम अपने जादू से कुछ ऐसा कर सकती हो कि गर्मी दूर हो जाए? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें अपने हाथों से मिट्टी की एसी तैयार करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे उस एसी के बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता होना चाहिए और मुझे। मिट्टी का एसी? लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? बिजली भी तो चाहिए होगी ना उसके लिए, और मिट्टी का एसी काम कैसे करेगा? वह काम करे या ना करे, सिर्फ तुम्हें मिट्टी का एसी तैयार करना है। बाकी उसमें बिजली, पानी, खाद सब मैं दूँ। अशोक उस मूर्ति की बात मानकर अब अगले ही दिन देर रात एक बड़े से मिट्टी के एसी को बनाकर तैयार करता है और गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ पर जाकर उस एसी को लगा देता है। हालांकि वो एसी किसी को नजर नहीं आ रही थी। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब तुम्हारा काम है कि एसी चालू हो जाए और चले। जो हुकुम मालिक, अभी इस एसी में जान डाल देती हूँ और इसकी ठंडी ठंडी हवा से गांव के लोगों को भी राहत दिलाती हूँ। मूर्ति इतना कहकर जादुई रोशनी निकालती है और वो रोशनी उस मिट्टी के एसी तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद गांव में ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। धूप के होते हुए भी जब लोग घरों से निकलते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे बाप रे, अचानक गांव में ये शीतलहर कहाँ से चलने लगी? हाँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर गांव का रुख अचानक से कैसे बदल गया। ये सब तो प्रभु की माया है। जब प्रभु आते हैं ना तो सब कुछ सही कर देते हैं। हम गांव वालों को कितनी दिक्कत थी, अब देखो ना गर्मी में हम सबको राहत मिली है। और तुम सब लोग क्या आम की गुठलियां गिनने में लगे हो? अरे ये सब छोड़ो और अपने अपने काम पे लगो। उस ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया है अपने गांव को ना फिर से पहले की तरह हरा भरा करने का, तो उसमें लग जाओ। गांव में आई ठंडी हवा के कारण गांव वाले अब घरों से निकलकर काम करते हैं, वरना तो उन्होंने खुद को घर के अंदर मारने का फैसला ले लिया था। अशोक की सूझबूझ और उसकी ईमानदारी के कारण ही हर एक गांव वालों को गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन अशोक इस राज को राजी रहने देता है। चंद्रकला अपनी जिद्दी बेटी चंपा से परेशान रहा करती थी, क्योंकि चंपा अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुना करती थी। एक रोज देर रात चंद्रकला चंपा के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन चंपा अभी तक घर नहीं लौट के आई है। हे भगवान, ये लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? पूरे अपने बाप पर गई है, वो भी कौन सा कम था। ये क्या, तूने शराब पी है और ये कोई वक्त है घर आने का? माँ, आप मुझे दो क्यों नजर आ रही हो? माँ मेरी बोली 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 माँ, चलो जाओ अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। क्या करूँ इस लड़की का, ना जाने कैसे इस घर तक आई होगी। अब चंद्रकला अपनी बेटी चंपा को उसके कमरे तक लेकर जाती है और उसे बेड पर लेटा देती है। अपने कमरे में आकर भावुक होते हुए वो खुद से कहती है, ना जाने कौन से पाप किए हैं जो ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कल को इसकी शादी के लिए रिश्ते भी नहीं आएंगे। माँ जी आपकी चाय, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन तू ये बता, चंपा कल तुझसे पूछकर बाहर गई थी क्या? नहीं तो माँ जी, उन्होंने मुझे कुछ कहा ही नहीं था। ठीक है बहू, जाकर झाड़ू उठा ला। लेकिन माँ जी, मैंने तो सुबह उठते के साथ ही झाड़ू लगा दिया था। ये झाड़ू घर साफ करने के लिए नहीं मांग रही मैं, बल्कि आज मुझे किसी का भूत झाड़ना है। माँ जी रहने दीजिए,
उन्हें बस प्यार से समझा देना। आप बात मानिए। पहले तू ये बता कि तू किसकी साइड है। माँ जी, इसमें साइड लेने वाली कौन सी बात है? आप मेरी सास हैं और वो मेरी ननद है। वो कभी कभी लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा चुरा लेती है। तो ठीक है, चल उसके उठने का इंतजार करते हैं। अब चंद्रकला और कोमल चंपा के कमरे में जाते हैं और चंपा के उठने का इंतजार करने लगते हैं। माँ, आप क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तेरी नींद पूरी हो गई तो अब मुद्दे पर आते हैं। चंपा, माँ जी ना ये पूछने आई है कि कल रात आप इतनी लेट क्यों आई? वो माँ, दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। माँ जी, ये क्या? लगता है ननद जी ने सिगरेट पी है। ये तो थोड़ी महंगी वाली सिगरेट लगती है। क्यों भाभी, आप बेबेते हो क्या? ना ना, ये सब में हाथ भी नहीं लगाती। कोई दुष्ट पापी होगा जो ये सब पिए। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तब तक मैं ऐसे ही तुझे मारती रहूंगी। माँ गलती हो गई। अब से नहीं पीऊंगी सिगरेट और ना ही शराब को हाथ लगाऊंगी, और सिगरेट में गांजा भरकर तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। माँ जी, सुना आपने? ननद जी कह रही है सिगरेट में गांजा नहीं पियेंगी। राम राम, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। ना जाने कैसी औलाद जन्मी है। पिटने के बाद भी चंपा सुधरती नहीं है। उसके अगले ही घंटे वो अपने कमरे में सिगरेट पी रही होती है और ये देख कोमल कहती है, ननद जी, माँ जी आ रही है शायद इधर ही। अरे तो आने दो ना, एक दो सुट्टा वो भी लगा लेंगी। वैसे ही सुट्टे की वजह से अब कितना पिट ही चुकी हूँ, तो अब कैसी शर्म, थोड़ा और पिट लूंगी। इसे नहीं छोड़ सकती। इसका कुछ हो भी नहीं सकता। एक नंबर की ढीठ है, ढीठ। अब कोमल फिर से अपनी सास को ये सब बता देती है और चंद्रकला भी चंपा को कितना ही मार लेती। वो ये सब सुनकर रह जाती। देर शाम विमला का चंद्रकला के घर आना होता है। और चंद्रकला कैसी है? कई दिनों से नजर ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा तुझसे मिलने ही आ जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं विमला आंटी, आजकल आपके भी खूब चर्चे हैं। इस उम्र में भी मोहल्ले की शान है आप। हाँ, वो तो मैं हूँ बहू। वैसे ऐसा कौन सा काम कर रही है जो मोहल्ले में इतने चर्चे हो रहे तेरे? अरे माँ जी, आपको नहीं पता? विमला आंटी ने बीड़ी बनाने का काम शुरू किया है, जिससे हर कोई इन्हें जानने लगा है। और तो और बूढ़ों की तो लाइन लगी रहती है इनके घर के बाहर। अरे बहू, बस बस, अब इतनी भी तारीफ ना कर। हो गया तेरा विमला की तारीफों का पुल बांधना, तो जाकर चाय ले आ। वैसे चंद्रकला, तुम मेरी तारीफ से जल क्यों रही है? एक बात बता, मैंने सुना है कि बेटी आजकल रात रात में घर आ रही है। ये सब तुझसे किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे चंद्रकला, किसी ने नहीं कहा, मैंने तो ये देखा। और कल ही चंपा मेरे घर आई थी, कह रही थी आंटी सुना है आपने बीड़ी का काम शुरू किया है, तो क्या सिगरेट भी रखते हो? मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी औलाद मेरी नसीब आई। विमला, तू तो अपनी है, ये बात किसी को मत कहियो। कल ही इसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अगर बात बनी तो इसका रिश्ता पक्का कर दूंगी मैं। हाँ हाँ चंद्रकला, और चट मांगनी पट ब्याह। अब अगले ही दिन चंपा को लड़के वाले देखने आते हैं और लड़का भी साथ ही होता है। वैसे आपकी लड़की तो हमें देखते ही पसंद आ गई, लेकिन आप लोगों ने जिद करा तो हम लड़की को देखने आ गए। और हमारे लड़के ने तो फोटो भी नहीं देखी, बोला जो आपको सही लगे। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे माई सेल्फ विमला, हिज पड़ोसन। अच्छा अच्छा, आप इनकी पड़ोसन हैं। जी, आपके लड़के में कोई कमी तो नहीं है ना? बस पीता खाता ना हो। जी, मेरा लड़का तो खाने से पहले पूछता भी नहीं है कि क्या बना है। जो बना है वही खा लेता है। और आप कह रही हैं पीता खाता तो नहीं? ना जी ना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोमल बहू, जाकर चंपा को देख तैयार हुई या नहीं। अरे चंपा, तू? चर्सीले, मेरा मतलब अमन, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आंटी, ये ना मेरी कॉलेज की ना फ्रेंड है। अभी हम परसों ही तो मिले थे। मेरा घर जानता होता ना तो ये नौबत नहीं आती। चल अब उठ भी, तुझे मैं अपना घर दिखाऊं। लो कर लो बात, भला अब हमारा क्या काम? अब तो रिश्ता पक्का समझो। अरे ऐसे कैसे? इस रिश्ते को तो मेरे घर वाले ही फाइनल करेंगे। बच्चों की बात पर थोड़े ही हम शादी जैसा बड़ा फैसला ले सकते हैं। अरे चंद्रकला, देख ना कहाँ गए हैं दोनों, अभी जवान है। ऐसे दोनों को अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं है। बहू जा, दोनों को बुला ला। माँ जी, ये दोनों तो सुट्टा लगा रहे थे कमरे में। ये क्या कह रही हैं आप? मेरा बेटा तो पीता ही नहीं। अरे तो खुद पूछ लेना अपने बेटे से, बड़ा आया
राजा हरिश्चंद्र कहीं का। अरे माँ, ये तो ना बहुत ही ना कॉमन हो चुका है और हमारे ना दोस्तों में ना ये आम बात है। तू चुप रह और चुपचाप से यहाँ आकर बैठ जा। हाँ हाँ, अमन ठीक बोल रहा है। और वैसे भी आप इनसे क्या ही छुपा रही हो? अमन को तो मेरे बारे में सब पता है। चंद्रकला की बेटी के लिए जिस लड़के का रिश्ता आया था वो चंपा का ही दोस्त निकला। अब अमन की माँ इस रिश्ते के बारे में सोचकर बताएगी। वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। बहू, झाड़ू लेकर आ। जी माँ जी, थोड़ा अच्छे से सफाई कीजिएगा, अभी लाती हूँ झाड़ू। माँ, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। ये ठीक नहीं है। तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म बची है कि नहीं? जो लड़का तेरे रिश्ते के लिए आया उसे तू कमरे में ले जाकर एक साथ सुट्टा मार रही थी। माँ जी, मैं बता नहीं सकती कैसे दोनों एक दूसरे को सुट्टा देते हुए सुट्टा मार रहे थे। राम राम, इसने तो मेरी नाकें कटवा दी। ना ये शादी करेगी और ना ही किसी की इज्जत। चंद्रकला, मैं चलती हूँ, तू इसे सुधारने का अभियान चालू रख। अब वो फोन कोमल उठाती है और वो खुशी से अपनी सास चंद्रकला से कहती है। माँ जी, खुशखबरी है, आप ननद जी को मारना छोड़िए। क्यों, क्या हुआ? तू पेट से है? अरे नहीं माँ जी, अभी कहाँ। मैं तो उनसे कहती भी हूँ कि आपको दादी बनने की कितनी इच्छा है, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। बहू भटक मत, मुद्दे पर आ मुद्दे पर। लड़के वाले ने हाँ कर दी शादी के लिए। बहू देख, इसकी आदत जाने से रही और जब तक ये अपनी आदत छोड़ेगी नहीं तब तक इसे मैं तोड़ना छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, आपके सर की कसम, लड़के को चंपा बहुत पसंद आई है। आए हाय, नानी ही याद दिला दी। बिना बात के इतना मार दिया। मुझे तो पता था वो रिश्ते के लिए हाँ ही करने वाले हैं। ज्यादा तेज तो नहीं लगी चंपा बेटा? जिद्दी चंपा अपनी आदतों से बाज नहीं आती, लेकिन चंद्रकला भी उसकी शादी करवा ही देती है। आशा अपने घर में अपनी जेठानी अनीशा, सास सरोज और अपने पति अंकित को बुलाती है और सबको बताते हुए कहती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस घर में नया मेहमान आने वाला है। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली। मेरे कान तरस गए थे इस खुशखबरी के लिए। भाभी, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप बड़ी माँ। अनीशा बहू से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। आशा की माँ बनने की खुशखबरी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हमारे घर में भी बच्चे की रौनक होने लगेगी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आशा की वजह से मुझे भी माँ बनने का सुख मिलेगा। आशा के आने से ही हमारे घर की सारी खुशियाँ वापस आ गई हैं। अब देखना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, कोई परेशानी ही नहीं होने दूंगी तुम्हें। दीदी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो आशा बहू को भी अपने मायके ही जाना होगा। माँ जी, लेकिन मेरी देवरानी के मायके वाले इतने गरीब हैं। देवरानी जी का ख्याल कैसे रखेंगे वो लोग? हम सब तो यहाँ है ना, तो आशा का ध्यान रखने के लिए उसे मायके भेजने की क्या जरूरत है? यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमारे खानदान में अब तक जितने भी बच्चे हुए सब उनके ननिहाल में ही हुए हैं। माना जाता है बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो बच्चे पर आने वाली सारी बला टल जाती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन गरीब देवरानी है मेरी, उसे उसके मायके में वो सारी सुविधा नहीं मिल पाएगी जो यहाँ उसे हम दे सकते हैं। इसलिए आप मेरी बात को समझो माँ जी। बहू, मैं समझ रही हूँ, तुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है ये बात सुनकर जितनी मुझे हो रही है, लेकिन मैं बस तेरी खुशी के लिए अपने घर की परंपरा तो नहीं बदल सकती हूँ ना। दीदी, आप फिक्र मत करो, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस हालात में भी मेरे घर वाले मेरा ध्यान ना रख पाए। आप निश्चिंत रहो, मुझे लेकर मैं अपना ध्यान रख लूंगी वहाँ। हाँ भाभी, आप न खामखा ही इतनी फिक्र कर रही हो। अरे अगर आशा को किसी भी चीज की कोई जरूरत होगी तो वो हमें बता ही देगी ना, हम तो हैं ही उसके लिए। अब तो तसल्ली हो गई ना, या अब भी मन में कोई बात है? ठीक है माँ जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अगर आपको सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन आशा तुम मुझे फोन करती रहना और कोई भी परेशानी हो तो बता देना। ठीक है दीदी, बस अब आप और चिंता मत करो। खुशखबरी दी थी मैंने, लेकिन आपका तो मुंह अब भी बना हुआ है। अरे नहीं, तेरी इस खुशखबरी की वजह से ही तो घर में इतनी चहल पहल है। अपना ध्यान रखना तुम। हाँ, अभी तो चहल पहल बहू के मायके में भी होगी। जब गोद भराई की रस्म होगी वो भी बहू के मायके वाले ही करते हैं। बस भगवान आगे भी सब कुछ अच्छे से ही संभाल ले। आशा के माँ बनने की खबर सुनकर सब बहुत खुश थे और सरोज अंकित को बोलकर आशा को उसके मायके भिजवा देती है। सभी लोग आशा के अब माँ बन के आने का इंतजार कर रहे थे। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनीशा सरोज के पास जाकर उसे कहती है, माँ जी,
आशा की गोद भराई भी तो होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके मायके वालों के यहाँ से कोई खबर नहीं आई कि कब होगी गोद भराई। तैयारी हम भी तो शुरू कर देते ना, अगर कुछ खबर मिल जाती तो। अरे वो सब तो उसके मायके वाले ही देखेंगे ना, और तैयारी भी कर ही रहे होंगे। जरूरी थोड़ा है हर छोटी बड़ी बात तुझे ही आकर बता दे, थोड़ा तो सब्र रख। माँ जी, अगर वो नहीं बता रहे तो हमारा फर्ज तो बनता है ना कि हम खुद ही एक बार उनसे पूछ लें। इतनी जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है, और वैसे भी तू तो आशा बहू को जानती ही है, वो संभाल लेगी। मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि आशा बहू हमारे खानदान को वारिस दे रही है। पता नहीं क्या हो गया है सबको। मुझे भी खुशी है आशा के माँ बनने से, लेकिन यहाँ तो सब मेरी गरीब देवरानी के गुण ही गाए जा रहे हैं। वारिस दे रही है तो क्या हुआ, इतना भी बड़ा कुछ थोड़ी कर रही है। बहू एक काम कर, तू आशा बहू के लिए एक नया गद्दा मंगवा ले। वो जब अपने मायके से वापस आएगी बच्चे के साथ, तो उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए सब अभी से कर ले। माँ जी, आशा के कमरे में तो पहले से ही इतना अच्छा गद्दा है, तो फिर नए गद्दे की क्या जरूरत। गद्दा है, लेकिन वो पुराना भी तो हो गया है ना। नया गद्दा होगा तो वो मुलायम भी होगा, आशा बहू को कमर दर्द वगैरह नहीं होगा, और छोटे बच्चे को भी तो मुलायम गद्दे ज्यादा आरामदायक लगते हैं। माँ जी ने आज तक तो कभी मेरे दुख दर्द के बारे में नहीं सोचा, और अब आशा के कमर दर्द के लिए इतना सोच रही हैं। उस गरीब देवरानी की माँ जी को इतनी चिंता है। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ, तो एक बार आशा बहू के मायके हो आइयो, उससे मिलना भी हो जाएगा। देख आइयो सब ठीक है या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन बाद ही जा सकती हूँ। ठीक है, जब समय मिले तब चली जाइयो। और हाँ, ये भी देख लियो कि गोद भराई की तैयारी शुरू हो गई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई होगी तो याद दिला दियो कि गोद भराई मायके वाले ही करते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बता दूंगी। सरोज इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग आशा पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये सब देखकर अनीशा को चिढ़ होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी टाइम बाद अनीशा आशा के मायके जाती है आशा से मिलने, जहाँ आशा झाड़ू लगा रही थी। आशा को देखकर अनीशा कहती है, अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? पता है ना, ऐसी हालत में झुककर काम नहीं करते। ये सब काम करने की जरूरत ही क्या है? चलो यहाँ आराम से बैठो। पहले आप यहाँ कब आई, और एक बार बता दिया होता कि आप आने वाली हो। बता के आती तो ये थोड़ी पता चलता मुझे कि तुम यहाँ आकर भी काम ही कर रही हो, वो भी इस हालत में। मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम गर्भवती होने के बाद भी ऐसे काम करो। मैं तो अपने ही घर का काम कर रही हूँ, कोई बाहर का काम थोड़ी कर रही हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में ये सब करना ठीक नहीं होता। तुम्हें कोई परेशानी हो गई तब क्या करोगी? इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। आशा को ऐसे काम करते देखकर अनीशा का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अनीशा आशा को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर आशा की माँ नीलम आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, वो तो मैं बस यहाँ हाल चाल लेने आ गई थी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा किया, तुम यहाँ आ गई हाल चाल लेने। और बताओ, वहाँ घर पर सब ठीक है? हाँ, वहाँ तो सब ठीक है। वैसे काकी, आशा को 5वां महीना लग गया है। अब तो उसकी गोद भराई का समय भी आ गया है। तैयारी शुरू कर दी है ना आपने? गोद भराई की तैयारी? वो अभी? दीदी, वैसे ही माँ के ऊपर मेरे आने से इतना खर्चा बढ़ गया है, और अब इस बीच में गोद भराई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई ही नहीं होगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है। गोद भराई में तुम्हें ना जाने कितने लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे, बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा। बस तुम्हारी गरीबी की वजह से इतनी खास रस्म को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। लेकिन माँ जी ने बोला था ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो गोद भराई की रस्म भी यहीं से करवाने को बोलेंगी माँ जी, और आप तो समझ सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। तुम हमारे परिवार को इतनी बड़ी खुशी दे रही हो। माना मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसकी गोद भराई की रस्म ना हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारी गोद भराई की रस्म तो जरूर होगी। लेकिन कैसे होगी, आप खुद ही बताओ ना। मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लेकिन माँ जी को पता चल गया तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। माँ जी को हम पता ही नहीं चलने देंगे। देखो, माँ जी की परंपरा है ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो वो तो होगा ही। और रही गोद भराई की बात, वो मैं संभाल लूंगी। अनीशा अपनी गरीब देवरानी की गोद भराई की तैयारी करने लगती है।
और अपनी सास को बिना पता चले ही उसकी गोद भराई की सारी तैयारी करती है। और 2 दिन बाद जब आशा की गोद भराई होती है तो वहाँ काफी लोग आते हैं। अनीशा अपनी देवरानी की गोद भराई में उसे बहुत लोगों के आशीर्वाद दिलवाती है और सब कुछ अच्छे से होता है। सरोज को भी कुछ पता नहीं चलता और अनीशा की गरीब देवरानी की गोद भराई भी हो जाती है।